वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम रशियन रेवोल्यूशन रूस की क्रांति को डिटेल में पढ़ेंगे। रशियन रेवोल्यूशन प्रथम विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम रूसी क्रांति थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में जारशाही सरकार को असहनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग भूख से मर रहे थे। शहर और कस्बे ऐसे श्रमिकों से भरे हुए थे जिन्हें पर्याप्त भोजन और आवास नहीं मिल पा रहा था। मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में हड़तालों और प्रदर्शनों के साथ पहली क्रांति फरवरी क्रांति भड़क उठी। पहली क्रांति से रूस की कोई समस्या हल नहीं हुई। यद्यपि रूसी राजशाही का तख्ता पलट हो गया था, अंतरिम सरकार ने युद्ध जारी रखा। इसीलिए नवंबर में एक दूसरा बड़ा विद्रोह अक्टूबर क्रांति हुआ, जिसमें लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और रूस में एक कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की। कॉजेज ऑफ वॉर, ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार्स। 19वीं सदी में रूस एक पिछड़ा हुआ देश था जिस पर कई तानाशाह जारों का राज था। उन्होंने रूस को आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा रखा। गुलामों को सताया जाता था और वे बहुत बुरी जिंदगी जीते थे। यहूदियों पर जुल्म और कत्लेआम के साथ एंटी सोशलिज्म फैला हुआ था। लोकतांत्रिक असहमति के लिए कोई जगह नहीं थी। बुद्धिजीवियों, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों, छात्रों, वैज्ञानिकों और लेखकों को अपनी राय जाहिर करने के लिए जेल और देश निकाला झेलना पड़ा। जारों से पूरी दुनिया में नफरत थी और हर कोई उनके गिरने का इंतजार कर रहा था। कंडीशंस ऑफ पीजेंट्री। रूस असल में किसानों का समाज था। लगभग आधी आबादी जमीन से बंधे हुए गुलाम थे। रूसी किसानों को हर हफ्ते कुछ दिन बिना किसी पेमेंट के अपने मालिकों की जमीन पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और मालिकों की मर्जी के बिना उन्हें शादी करने की इजाजत नहीं थी। गुलामों की छोटी मोटी गलतियों के लिए भी कड़ी सजा दी जाती थी। निकोलस के राज में रूस के अलग-अलग हिस्सों में 500 से ज्यादा गुलाम दंगे हुए, लेकिन उन सभी को बेरहमी से कुचल दिया गया। अलेक्जेंडर सेकंड ने 1861 में आजादी का आदेश जारी किया और गुलामों को आजाद कर दिया, लेकिन उन्हें गुजारा करने के लिए जमीन नहीं दी गई। इसीलिए किसान क्रांति के लिए आग का जरिया बन गए। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस एंड एबोमिनेबल लिविंग कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास। रूस में औद्योगिकरण देर से शुरू हुआ। रूस सभी महान यूरोपीय शक्तियों से पिछड़ा हुआ था। रूसी श्रमिक दमनकारी परिस्थितियों में काम करते थे। ट्रेड यूनियन और हड़तालें पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। रूसी श्रमिक वर्ग विरोध करने के अवसर की तलाश में थे। रोल ऑफ निहिलिस्ट्स। रूसी राज्य के विरुद्ध निर्मम युद्ध छेड़ने वाले युवा क्रांतिकारी और गैर कुलीन बुद्धिजीवियों को उनके शत्रुओं ने शून्यवाद का नाम दिया। जार अलेक्जेंडर द्वितीय पर हुए पहले असफल हमले और उसके बाद अनगिनत मुकदमों में संदिग्ध बुद्धिजीवियों को शून्यवाद करार दिया गया और उन्हें पुरुषों और महिलाओं दोनों को साइबेरिया भेज दिया गया। लेकिन इससे रूस में उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं रुकी। क्रांतिकारी ताकतें और भी मजबूत हुई।
क्योंकि यहूदियों और पोलिस जैसे कई अल्पसंख्यक समूह उनसे जुड़ गए। शून्यवाद स्थापित सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध एक विद्रोह का प्रतिनिधित्व करता था। इसने राज्य, चर्च और परिवार द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी सत्ता को अस्वीकार कर दिया। इसका विश्वास केवल वैज्ञानिक सत्य पर आधारित था। व्लादिमीर इलिच लेनिन 1870 to 1924। व्लादिमीर इलिच लेनिन 1870 to 1924। लेनिन का जन्म मध्य वोल्गा नदी के पास हुआ था। 1887 में उनके बड़े भाई को जार पर हमले के प्रयास में शामिल होने के आरोप में फांसी दे दी गई। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित लेनिन का मानना था कि स्वतंत्रता का मार्ग जन आंदोलन के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में कारखाने के श्रमिकों के अध्ययन समूहों को मार्क्सवाद की शिक्षा देने में अपना समय व्यतीत किया। 1895 में गिरफ्तार होने के बाद उन्हें साइबेरिया में रखा गया। 1900 में रिहाई के बाद वो यूरोप के बड़े शहरों में एक के बाद एक कई आवासों में रहे। 1903 में वामपंथी दल की प्रमुख पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 43 प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ। यहाँ संगठन और रणनीति के मुद्दे पर सम्मेलन में फूट पड़ गई। लेनिन को बोल्शेविकों के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे से बहुमत बोल्शेविक्सों का समर्थन प्राप्त हुआ, जो बाद में बोल्शेविक पार्टी बन गई। उनके विरोधियों, जो अल्पमत मेंशित्वों में थे, को मेंशेविक कहा गया। मार्क्सिज्म एंड इट्स इन्फ्लुएंस। मार्क्स और एंगल्स का दृढ़ मत था कि समाजवादी क्रांति के लिए पूंजीपति वर्ग का अस्तित्व उतना ही आवश्यक है जितना कि सर्वहारा वर्ग का। उन्होंने पिछड़े रूस में सफल समाजवादी क्रांति की संभावना की कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि मार्क्सवादी विचारों ने अराजकतावाद और समाजवाद के विभिन्न रूपों जैसे अन्य क्रांतिकारी विचारों के साथ उस स्थिति में अपनी जड़ें जमा ली जहां जीवन परिस्थितियां दमनकारी थी, लेकिन मार्क्सवादी समूह अग्रणी भूमिका में थे और लेनिन में उन्हें एक करिश्माई नेता मिला जिसमें उत्कृष्ट संगठनात्मक क्षमता थी। ऑटोक्रेसी ऑफ द जार निकोलस सेकेंड। रोमानोव राजवंश के जार निकोलस द्वितीय को शासन का बहुत कम अनुभव था। उनकी पत्नी अलेक्जेंड्रा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थी और निकोलस उन पर पूरी तरह से निर्भर थे। रूस को औपनिवेशिक क्षेत्रों की होड़ में पीछे न रहने देने के दृढ़ निश्चय के साथ निकोलस ने मंचूरिया में रूसी विस्तार को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1904 में जापान के साथ युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में रूस की हार हुई और हड़तालें और दंगे हुए। जार के प्रति विरोध बढ़ता चला गया। 23 जनवरी 1905 को फादर गैपन ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का एक जुलूस निकाला। जुलूस शांतिपूर्ण और निहत्थे थे, जिनमें प्रतिनिधि राष्ट्रीय सभा और कृषि एवं औद्योगिक सुधारों की मांग की गई थी। लेकिन पुलिस और सैनिकों ने जुलूस पर गोलियां चलाई, सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए।
इस दिन की घटनाओं, जिसे रक्तमय रविवार के नाम से जाना जाता है, के कारण दंगे, हड़तालें और हिंसा भड़की, जिसमें मॉस्को के गवर्नर जनरल की बम विस्फोट में मौत हो गई। निकोलस को संविधान लागू करने और संसद ड्यूमा की स्थापना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिक प्रतिनिधियों की एक सोवियत परिषद बनाने वाले वामपंथी दलों को संतुष्ट नहीं कर पाया। इसी तरह की सोवियतें अन्य शहरों में भी स्थापित की गई। ड्यूमा ने मध्यम वर्ग को सरकार में अपनी बात रखने का मौका दिया। इस प्रकार उदारवादी सरकार की नीतियों का समर्थन करते रहे, जबकि वामपंथी दल अपना विरोध जारी रखते रहे। लेकिन जब भी ड्यूमा ने जार की किसी पहल का विरोध किया, उसे भंग कर दिया गया और नए चुनाव कराए गए। सरकार की नीतियों में कोई बदलाव न होने के कारण चौथी ड्यूमा का अंत 1917 की क्रांति के साथ हुआ। Opposition to the जार एंड डिसोल्यूशन ऑफ ड्यूमा। पहले वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से राजशाही कुछ समय के लिए मजबूत हो गई थी, क्योंकि रूस फ्रांस और ब्रिटेन का साथी था। जब महल में क्रांति की अफवाह फैली तो निकोलस ने खुद को अपनी सेना का कमांडर इन चीफ बना लिया और सब कुछ गड़बड़ कर दिया। 1916 के आखिर में जार और जारीना पर असर डालने वाले रासपुतीन की हत्या कर दी गई, जिससे महल में संकट पैदा हो गया। सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। पॉपुलर अपराइजिंग्स। 23 फरवरी 1917 को जब समाजवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस मनाया, तब तक जार को हराना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन 2 मार्च की सुबह उन्हें पद छोड़ना पड़ा। हालांकि किसी ने हड़ताल का आह्वान नहीं किया था, फिर भी सेना में कार्यरत पतियों वाली महिला कपड़ा श्रमिकों के बीच रोटी की कमी ने उन्हें हड़ताल पर जाने और पेट्रोग्राद के कारखाने वाले इलाकों में मार्च करने के लिए मजबूर कर दिया। श्रमिकों के लिए रोटी की मांग करते हुए उग्र स्वभाव वाली महिला श्रमिकों की भीड़ ने कारखाने के श्रमिकों की ओर हाथ लहराते हुए "बाहर आओ, काम बंद करो" के नारे लगाए। अगले दिन 24 फरवरी शहर के 400,000 श्रमिक भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। एब्डिकेशन ऑफ जार। सरकार ने हड़ताल को कुचलने के लिए सेना का इस्तेमाल किया, लेकिन हड़ताल और प्रदर्शनों के चौथे दिन बैरकों में भी विद्रोह भड़क उठा। जार ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया, लेकिन उनका आदेश शहर में प्रसारित नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद जार ने पेट्रोग्राद लौटने की कोशिश की। रेलवे कर्मचारियों ने रास्ते में उनकी ट्रेन रोक दी। इन घटनाओं से भयभीत होकर मोर्चे पर तैनात जनरलों और पेट्रोग्राद के कुछ नेताओं ने जार से पद छोड़ने की विनती की। 15 मार्च को जन विद्रोह के एक सप्ताह बाद निकोलस द्वितीय ने पद त्याग दिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट। सरकारी काम करने के लिए 2 पैरेलल बॉडी थी। एक में पुराने स्टेट ड्यूमा के बुर्जुआ पॉलिटिशियन थे, जो अमीर क्लास को रिप्रेजेंट करते थे। दूसरी तरफ वर्कर्स के डेलीगेट थे, जिन्हें वर्कर्स काउंसिल या सोवियत में इकट्ठा किया जाता था। सोवियत पर अंडरग्राउंड लेफ्ट विंगर्स का असर था। ड्यूमा में जो लोग थे, वे सोवियत की सहमति से एक प्रोविजनल सरकार बना सकते थे। सोवियत पर मेंशेविकों का दबदबा था और माइनॉरिटी बोल्शेविक तय नहीं कर पा रहे थे। लेनिन के आने के साथ स्थिति बदल गई।
प्रवदा एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ है सत्य। यह 1918 से 1991 तक सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक समाचार पत्र था। फेलियर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट। क्रांति शुरू होने के समय लेनिन स्विट्जरलैंड में थे। लेनिन निरंतर क्रांति चाहते थे। उनका नारा सोवियत संघ को सत्ता जल्द ही मजदूर नेताओं के दिलों में जगह बना गया। युद्धकालीन अभावों से त्रस्त जनता रोटी, शांति और भूमि के नारे से आकर्षित हुई। अंतरिम सरकार ने दो गंभीर गलतियां की। उसने युद्ध जारी रखने के साथ साथ भूमि पुनर्वितरण की मांग पर निर्णय टाल दिया। हताश किसान सैनिकों ने अपने पद छोड़ दिए और उन लोगों से मिल गए जिन्होंने भूमि हड़पने का सहारा लिया था। इससे बोल्शेविकों के नेतृत्व में पेट्रोग्राद में विद्रोह और तीव्र हो गया। सरकार ने प्रावदा अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया और फिनलैंड में छिपे लेनिन को छोड़कर सभी बोल्शेविकों को गिरफ्तार कर लिया। लियोन ट्रॉट्स्की को भी गिरफ्तार कर लिया गया। केरेंस्की प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उदारवादियों और मध्यम समाजवादी दलों के एक नए गठबंधन का नेतृत्व किया। तख्तापलट के प्रयास का सामना करते हुए केरेंस्की ने सरकार और सोवियत संघ दोनों को बर्खास्त करने का प्रयास किया। उनके प्रयास सोवियत संघ और विशेष रूप से बोल्शेविकों द्वारा विफल कर दिए गए, जो तब तक लोकप्रियता हासिल कर चुके थे। टेक ओवर बाय द बोल्शेविक पार्टी अंडर लेनिन्स लीडरशिप। अक्टूबर में लेनिन ने बोल्शेविक सेंट्रल कमेटी को तुरंत क्रांति का फैसला करने के लिए मनाया। ट्रॉट्स्की ने एक डिटेल्ड प्लान तैयार किया। 7 नवंबर को विंटर पैलेस और प्राइम मिनिस्टर के हेडक्वार्टर समेत जरूरी सरकारी इमारतों पर हथियारबंद फैक्ट्री मजदूरों और क्रांतिकारी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। 8 नवंबर 1917 को एक नई कम्युनिस्ट सरकार बनी। इसके हेड लेनिन थे। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन। लेनिन का मानना था कि अंतरिम सरकार के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण युद्ध से पीछे हटने में उसकी विफलता थी। इसीलिए लेनिन ने तुरंत शांति की अपील की। केंद्रीय शक्तियों द्वारा निर्धारित कठोर शर्तों की परवाह न करते हुए लेनिन ने एक नई सरकार के गठन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए युद्ध से पीछे हटने का विकल्प चुना। मार्च 1918 में ब्रेस्ट लिटोस्क संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। इस क्रांति ने विश्व भर के लोगों की कल्पना को जागृत कर दिया। अनेक देशों में साम्यवादी दलों का गठन हुआ। सोवियत संघ ने उपनिवेशों को अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रोत्साहित किया और उन्हें पूर्ण समर्थन दिया। भूमि सुधार, सामाजिक कल्याण, श्रमिकों के अधिकार, लैंगिक समानता जैसे प्रमुख मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर बहस शुरू हुई। क्रांति के बाद के दशकों में सोवियत संघ द्वारा की गई तीव्र प्रगति ने विश्व भर के पिछड़े देशों को प्रेरित किया और पूंजीवाद का एक विकल्प प्रदान किया। निरक्षरता और गरीबी रिकॉर्ड समय में समाप्त हो गई। उद्योग और कृषि का उल्लेखनीय विकास हुआ और महामंदी, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया था, सोवियत संघ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
महिलाओं को समान अधिकार दिए गए, उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया और गरीब किसानों में वितरित किया गया।